आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीएस विज़न। मैं हूं अरविंदर सिंह। चूँकि आज का हमारा प्रॉमिस था कि आज हम जो राष्ट्रपति पे क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट्स थे जो व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने पहले ही बोला था कि जो डाउट्स हैं वो सारे आपको वीडियो सॉल्यूशन में मिलेंगे। इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, अपने मार्क्स चेक कीजिए और अब आपको व्हाट्सअप करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मार्क्स बताने हैं कि टोटल मार्क्स आपने कितने प्राप्त किए हैं। ये जो एक नया प्रोग्राम है, ये आपको हमारा कैसा लगा? क्योंकि हम YouTube पे आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। राष्ट्रपति पर 10 लेक्चर आए हैं कुल, है ना। और उन 10 लेक्चर के बाद हमने राष्ट्रपति पर एक टेस्ट पेपर भी जनरेट किया है, जिसमें ग्रुप सी से लेके IAS तक के सारे प्रश्न हैं। जो पेपर नहीं दिए हैं, सीधा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो में बने रहें। उनको आगे चलकर ग्रुप सी से लेके IAS तक के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो राष्ट्रपति से आए हैं आज तक या पूछे जाने की संभावना है। तो वन बाय वन हम करेंगे स्टार्ट कि भारतीय राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से प्रश्न मैंने आपको दिए थे। नंबर 1, संघ की कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव। संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? देखिए, संविधान में साफ साफ ये है कि जो संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा, और जबकि वास्तविक प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। तो भारत में नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है। तो यानी कि संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 प्रधान होंगे, एक नाम का एक काम का। एक होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंटली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंटली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही प्रधान होता है, वही नाम का होता है, वही काम का होता है। जैसे कि अमेरिका में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री पद नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका का प्रधान है और वही वास्तविक प्रधान है, यानी कि उसे बोलते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि USA में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है और भारत और ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। तो इसका आंसर आएगा C। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके नाम पर संचालित होती है? तो भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर संचालित होती है, प्रेसिडेंट के नाम पर। अनुच्छेद 53 में साफ लिखा है 53 में कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। देखिए 53 में लिखा है संघ की यानी कि यूनियन की समस्त कार्यपालिका शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन आर्टिकल 77 में लिखा गया है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम पर संचालित होगी। मैं वीडियो लेक्चर में बात किया था, दोनों में अंतर है। देखिए, ये संविधान है और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, और जो लिखित संविधान होते हैं ना, वहाँ पर एक एक शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर पूछूं मैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कौन सा आर्टिकल में है? 53 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम पर संचालित होगी, ये कहाँ लिखा है? तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 77 यानी कि अनुच्छेद 77 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? पहला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल वर्ड तो आता है, ठीक है, लेकिन और ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम आगे। ऑप्शन बी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय। बिल्कुल सही बात है, आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाया था सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल बाय सिंगल ट्रांसफरेबल। अनुपातिक मतलब प्रोपोर्शनल, एकल संक्रमणीय मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल। आप लोगों को याद होगा तो हमने सिंगल ट्रांसफरेबल भी पढ़ा था कैसे होता है, यानी कि ऑप्शन मेरा होगा बिल्कुल बी ऑप्शन होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम से होते हैं, जबकि लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होते हैं, यानी कि पहले आओ और पहले पाओ। अगर ये बात किसी ने नहीं पढ़ी तो जो राष्ट्रपति पर मेरी वीडियो जारी हुई थी, उस वीडियो में एक राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया थी, उसमें मैंने जिक्र किया था कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस भाग में एक केंद्रीय कार्यपालिका यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या संघीय कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का प्रावधान है? तो आपको पता है कि भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 5 में संघ यानी कि यूनियन है, भाग 6 में राज्य है। तो आपसे पूछ रहा है संघ का है, तो संघ है भाग 5 पार्ट 5, और राष्ट्रपति और कार्यपालिका जो पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी भाग 5 अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 में है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक बना रहेगा? आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। 58 में दिया गया है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होंगी। 57 में पुनर्निर्वाचन की बात की गई है ना। तो ये सारे आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो कार्यकाल जो है 56 में, तो आंसर होगा 56। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है ना, आपको वो बताना है। तो पहला, वह संसद का संगठक भाग है, यानी कि संसद का एक भाग है। ये सही है। आर्टिकल 79 में साफ लिखा है कि जो राष्ट्रपति होगा वो संसद का अंग होगा, यानी कि संसद के 3 अंग बताए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 79 में वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है? नहीं, भाग तो नहीं ले सकता, क्योंकि राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेने का अधिकार अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी को है। महान्यायवादी अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, जल्द ही पढ़ाऊंगा। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 में है। महान्यायवादी जैसे पद का बीजारोपण भारत में 1833 के चार्टर में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। 1833 के चार्टर में प्रावधान था कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक अस्थायी टेम्परेरी मेंबर होगा जो परिषद की बैठक में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, परंतु वोट नहीं कर सकता। वही बात अटॉर्नी जनरल पे लागू होती है। अटॉर्नी जनरल लोकसभा राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है, कमेटी का मेंबर हो सकता है, दोनों में भाषण दे सकता है, परंतु वो जो है वो मतदान नहीं कर सकता। तो कुल मिला के ये जो सूट करेगा कि दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये अटॉर्नी जनरल को सूट करेगा, ये राष्ट्रपति को सूट नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का संगठक भाग है, बिल्कुल सही है। सी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबोधित करता है, बिल्कुल हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किन्हीं परिस्थिति में अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो बी गलत है, दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। 7, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है? तो देखिए जी, कितने समय में किया जाना होता है, तो जारी करने के 6 माह बाद। जारी करने के 6 माह बाद, मैंने आपको बताया था ना कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, तो अधिकतम से अधिकतम संसद की 2 बैठक के बीच समय कितना होता है? 6 महीने का होता है। तो मतलब एक अध्यादेश जो है अगर आज जारी होता है, तो आज से मान लीजिए कि संसद की बैठक आज ही समाप्त हुई है, तो आज से 6 महीने तक, 6 महीने बाद या 6 महीने के अंदर अंदर संसद की दूसरी बैठक जरूर होगी। तो मतलब राष्ट्रपति का एक अध्यादेश जो है वो संसद द्वारा अधिकतम 6 महीने के तक जो है अनुमोदित करना होना चाहिए। तो ऑप्शन आएगा सी। भारत का राष्ट्रपति अपना निषेधाधिकार शक्ति यानी कि वीटो पावर का जो प्रयोग है वो कर सकता है। ऑप्शन ए है दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए समस्त विधेयक पर। नहीं जी, समस्त विधेयक तो गलत हो गया, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो पावर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बी है केवल संविधान संशोधन विधेयक के लिए। नहीं, बिल्कुल गलत है, केवल धन विधेयक के लिए। देखिए, धन विधेयक में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है,
तो सोच सकते हैं इसके बारे में, लेकिन ऑप्शन डी पढ़िए। ऑप्शन डी में बोला केवल साधारण विधेयकों के लिए, बिल्कुल सही है। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकता है, मना कर सकता है और पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति कौन कौन से वीटो यूज़ कर सकता है। अगर आप लोगों को याद है तो ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट करें कि भारतीय राष्ट्रपति के पास कौन से 3 वीटो हैं। तो हमारा आंसर आएगा डी, यानी कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक के संबंध में अपने वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय संकट की घोषणा राष्ट्रपति करता है। पहला, केवल बाह्याक्रमण के समय, हाँ ठीक है, बाह्याक्रमण के समय बिल्कुल होता है। केवल सशस्त्र विद्रोह के समय, ये भी ठीक है। सी, ए और बी दोनों ठीक है। बाह्याक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। अब कुछ लोग बोलेंगे ना जी, युद्ध युद्ध तो आया ही नहीं इसमें। अरे नहीं आया तो क्या दिक्कत है भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो ना आप लोग। ऑप्शन साफ बोल रहा है कि बाह्याक्रमण और सशस्त्र विद्रोह सही है, कोई दिक्कत नहीं है। युद्ध नहीं दिया कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा दे सकता था बाह्याक्रमण और युद्ध, सशस्त्र विद्रोह ना देता। तो ना जब पेपर आता है ना अपने हाथ में, तो पेपर को अपने अकॉर्डिंग तोड़ना मरोड़ना छोड़ दो तुम लोग। ये देखा करो कि क्वेश्चन पूछा क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आपको आंसर चुनना होता है, वहां पर अपनी बुद्धि नहीं दिखानी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति को नहीं है या भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। पहला, संसद सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति। भाई ये तो गलत है, क्योंकि संसद सदस्यों की नियुक्ति जो है वो सभी की नहीं करता, राष्ट्रपति कुछ पदों पे करता है। तो मैं इस ऑप्शन को अभी बाद में मानूंगा, पहले और ऑप्शन पढ़ेंगे पहले हम। दूसरा, राजदूतों यानी कि एम्बेसडर की नियुक्ति पदच्युति, ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर थी ये। लोकसभा को भंग करना बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति की पावर हमने पढ़ी थी। संकट काल की घोषणा बिल्कुल सही है। तो मतलब अब चुनना पड़ेगा उपलब्धों में सर्वोत्तम। उपलब्धों में सर्वोत्तम है ए, संसद सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति, है ना। देखिए सॉरी, अब आप बोलेंगे कि राष्ट्रपति संसद में सदस्यों की नियुक्ति तो करता ही करता है बिल्कुल सही करता है, लेकिन सभी की नहीं करता ना। और दूसरा, राष्ट्रपति सभी सदस्यों को पद से नहीं हटाता। राष्ट्रपति जो है उन मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन कर सकता है, मतलब उनको निर्योग्य घोषित कर सकता है। पदच्युति की बात नहीं वहाँ पे हुई, यानी कि रिमूवल की बात नहीं हुई है। तो यानी कि जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ए होगा। 11, इनमें से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के लिए सही है, चुना है। सही है, पहला है, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है, यानी कि एड्रेस करता है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 86, 87 में पढ़ा था हमने। सदन के दोनों सदनों का आह्वान करता है, बिल्कुल सही है। और दोनों सदनों, संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, आर्टिकल 86 बी में है साफ साफ बात। तो यानी कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन पूछा था, ए सही है। अब आगे पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें आंसर तो मिल ही गया है। बी बोलता है संसद के दोनों सदनों को आह्वान कर सकता है, परंतु संसद के किसी भी सदन को संदेश नहीं भेज सकता, बिल्कुल गलत हो गया। भी संदेश भेज सकता है, आर्टिकल 86 में बोला है। संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, परंतु आह्वान नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत है, आह्वान भी कर सकता है। और डी बोलता है संसद के किसी सदन को ना तो संदेश भेज सकता ना ही आह्वान। तो देखो बी, सी, डी तीनों गलत हैं, तो हमारा आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 12, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन यानी कि जॉइंट सेशन बुला सकता है। जरा याद करो, जॉइंट सेशन पावर कौन से आर्टिकल में थी, 108 में। किन परिस्थितियों में बुलाएगा, मैंने बताया था, अगर साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा राज्यसभा में विवाद हो जाए, साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा राज्यसभा में डिस्प्यूट हो जाए, या कोई बिल लोकसभा में या राज्यसभा में पिछले 6 महीने से पड़ा है और उस बिल पर कार्यवाही नहीं हो रही है, तो होगा जॉइंट सेशन। तो अब पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए बोलता है एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ने पास किया दूसरे ने रद्द किया तो डिस्प्यूट हो तो गया। तो ए बिल्कुल सही है। बी बोलता है एक सदन द्वारा पारित विधेयक जो संशोधन है वो दूसरे सदन द्वारा स्वीकार ना करना, यानी कि एक सदन ने संशोधन किए हैं बिल में, दूसरा उसे स्वीकार नहीं कर रहा, बिल्कुल सही है, डिस्प्यूट हो गया फिर से, देखो ये भी डिस्प्यूट कंडीशन है। तीसरा, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं करना, बिल्कुल सही है, यानी कि एक सदन ने आपको विधेयक दे दिया और आप 6 महीने से विधेयक आपके यहाँ पड़ा, पेंडिंग पड़ा है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो सी भी सही है। तो अब आंसर आएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को संविधान संशोधन द्वारा बदला जाता है, परंतु इस प्रकार का संशोधन जो मतलब राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को बदल सकते हैं, लेकिन इसमें संशोधन कैसे होगा? पहला है लोकसभा के 2/3 बहुमत से ना जीना, क्योंकि ये संविधान में संशोधन है और संविधान में संशोधन लोकसभा से पारित भी होगा, राज्यसभा से पारित भी होगा, 2/3 मेजोरिटी से पारित होगा। और चूंकि राष्ट्रपति से संबंधित है और राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य भी भाग लेते हैं, तो यह आधे से अधिक राज्यों से भी पूछा जाएगा। मतलब पहले 2/3 मेजोरिटी से संसद पार्लियामेंट पास करेगी और उसके बाद आधे से अधिक राज्य भी इसे पास करेंगे। आर्टिकल 368 की दूसरी प्रक्रिया है ये। तो हमें ढूंढना है अपना ऑप्शन बी। बोलता है लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत से, नहीं जी। राज्यसभा में 2/3 बहुमत से, नहीं जी। डी बोलता है लोकसभा तथा राज्यसभा के 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों द्वारा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? मैंने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, आपको याद होगा। और मैंने ये भी बताया था कि विवाद कौन लेके जाएगा? विवाद या तो वोटर लेके जाएगा या कैंडिडेट लेके जाएगा। यानी कि ये जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है या तो वो लेके जाएगा या फिर जो वोट किए हैं उनमें से कोई लेके जाएगा, हम लोग नहीं लेके जा सकते, ठीक है जी। फिर मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है, लेकिन 39वां 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में ये प्रावधान किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है, परंतु इनके द्वारा लिए गए निर्णयों को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। तो मतलब साफ है कि अगर चुनाव अवैध घोषित होता है तो इसके जो निर्णय होंगे वो विधि मान्य होंगे, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा। 15, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी बात अयोग्य है, अयोग्य मानी जाती है? मतलब जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में बाधा हो सकती है, मतलब आपके लिए भारत का नागरिक हो, होना चाहिए, बिल्कुल सही है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहित हो, यानी कि योग्य हो, बिल्कुल सही है। लाभ का पद धारण किए हुए हो, ना ना ना, लाभ का पद धारण किए हुए ना हो, लाभ का पद नहीं चाहिए यहाँ पे। 16, किस स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था? वीवी गिरी साहब थे, वीवी गिरी थे, ये पहले स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव जीते थे और इन्होंने हराया था नीलम संजीवा रेड्डी को। और इसी राष्ट्रपति चुनाव में अभी तक मात्र एक बार दूसरी वरीयता के मतों को गिना गया था, यानी कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल हमने सीखा था ना, उसमें सेकंड प्रीफरेंस के वोट को देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है? तो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 18, राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से किसकी अनुमति से धन का व्यय कर सकता है? ना जी ना, किसी की भी नहीं, राष्ट्रपति की किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी। आर्टिकल 267 में साफ साफ दिया है कॉन्टिजेंसी फंड, यानी कि आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होगी। एक होती है संचित निधि, जहां से पैसा संसद निकाल सकती है, लेकिन संसद 12 महीने नहीं बैठती है। मैंने आपको बताया भी था, अगर कोई कंडीशन बन गई, कोई आपदा आ गई, कोई समस्या आ गई, तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्टिजेंसी फंड से पैसा निकाल के दे देगा और बाद में जब संसद की बैठक बैठेगी तो संसद उतना ही पैसा संचित निधि से इसमें डाल देगी। तो आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है, जिसमें धन निकालने के लिए या धन व्यय करने के लिए उसे किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। 18 का बी आएगा। संसद द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति कौन सा निर्णय ले सकता है? तो राष्ट्रपति निर्णय ले सकता है, पहला, उसे अपनी अनुमति विधारित कर सकता है, यानी कि अनुमति दे सकता है, बिल्कुल सही है। अनुमति विधारित कर सकता है, मतलब वो रोक सकता है। बी, अनुमति दे सकता है, बिल्कुल सही है। सी, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, बिल्कुल सही है। डी, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? देखिए, राष्ट्रपति जो हैं वो संसद को संबोधित कब करते हैं? आपको याद होगा आर्टिकल 86 में बोला था कि राष्ट्रपति संसद के एक सदन या दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं।
लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, बात आर्टिकल 87 में है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ाया था राष्ट्रपति कर सकते हैं संबोधित, आर्टिकल 86 में है। किन कंडीशंस में करेंगे, आर्टिकल 87 में है। किन कंडीशंस में संसद के दोनों सदनों को, एक सदन को संबोधित करेंगे, ये बात आर्टिकल 87 में है। तो 87 में साफ साफ दिया था कि प्रत्येक वर्ष जब संसद का पहला सत्र होगा तब उस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति उनको संबोधित करके करेंगे, यानी कि ए ऑप्शन सही है। फिर दूसरा मैंने आपको यही बताया था कि जब कभी लोकसभा के चुनाव होंगे तो लोकसभा के चुनाव के बाद जब नई लोकसभा की पहली बैठक होगी तो पहली बैठक को भी राष्ट्रपति कौन करेंगे, संबोधित करेंगे। तो मतलब ए और बी दोनों। 21, किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है? पहला, धन विधेयक, यस बिल्कुल होती है। संविधान संशोधन विधेयक नहीं होती है। सी, नए राज्यों का निर्माण और सीमा परिवर्तन से संबंधित विधेयक बिल्कुल होती है। तो आंसर आ जाएगा ए और सी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ए और बी, इसको करेक्ट कर लेना। कुछ लोग कल परेशान थे, पूछ रहे थे, तो कल मैं पेपर के समय आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे ये था कि मैं सॉल्यूशन में आपको क्लियर कर दूंगा। तो इसका आंसर आएगा ए और सी, यानी कि ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, ए और सी उसमें आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है? पहला, संविधान के उल्लंघन के आधार पर, बिल्कुल सही है भैया, आगे मुझे पढ़ना ही नहीं अब कुछ भी, है ना। संविधान के उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही तो आधार है, संविधान का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर रिमूवल का आधार क्या है? साबित कदाचार और असमर्थता, मिसबिहेव एंड अनकैपेसिटी। तो राष्ट्रपति पर है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जरा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि महाभियोग प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, किस देश से ली है, और आज तक भारत के कितने राष्ट्रपतियों पर महाभियोग आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो यहाँ पर है कार्यकाल की शेष अवधि तक ना जीना, ये तो अमेरिका में होता है। 1 वर्ष तक ना जीना, अधिक से अधिक 6 माह तक, हाँ यही तो है, अधिक से अधिक 6 माह तक। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग की केस की वजह से अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव कराना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर अंदर। और अगर राष्ट्रपति बीमार है, किन्हीं कारणों से अनुपस्थित है, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा तब तक जब तक राष्ट्रपति वापस ना आ जाए, उसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं है। लेकिन मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग के केस में टाइम ड्यूरेशन दे रखी है, मैक्सिमम 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? नहीं लेता है पूछा है, तो राज्यसभा लेती है, विधान परिषद नहीं लेती जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि ऑप्शन बी आएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो बताओ, मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको, विधायी अधिकार है, यानी कि डी, ऑप्शन डी आएगा। मैंने आपको राष्ट्रपति की पावर ना सारी क्लासिफिकेशन करके बहुत बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई थी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं, ग्रुप सी के सारे सवाल कर लें, आर्टिकल बताए थे, और मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट पूरी फ्रेमिंग करके बताई थी, ताकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू, यूपीएससी सवाल ऐसा पूछता है कि कौन सी शक्ति है, ये विधायी है या प्रशासनिक है, तो आपको पता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति है, आपको याद होगा, तो मैंने विधायी में ही पढ़ाया था इसको। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? आर्टिकल 123, आपको पता है, मैंने बताया था, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट कीजिए कि भारतीय गवर्नर जनरल को, इंडियन गवर्नर जनरल को ब्रिटिश काल में अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस की पावर कब मिलती है? मुझे इंतजार रहेगा। भारतीय गवर्नर जनरल को ब्रिटिश टाइम पीरियड में अध्यादेश ऑर्डिनेंस पावर कब मिलती है? युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है? राष्ट्रपति करता है, क्योंकि तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 53 का क्लाउज बी में बोला गया है तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। 28, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? यह सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, ये मुझे बड़ा मज़ेदार लगा, तो मैं पहले आंसर दूंगा, फिर थोड़ा सा टेक्निकल बात भी करूंगा। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक कानून होता है। अध्यादेश किन मामलों में जारी कर सकते हैं? अध्यादेश उन्हीं मामलों में जारी कर सकते हैं जिन मामलों में संसद कानून बना सकती है।
कानून, और कानून बनाने के लिए भारतीय संविधान की अनुसूची 7 शेड्यूल 7 में 3 तरीके के विषय हैं। पहला संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट जो सेंटर के पास है, दूसरा राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट जो राज्यों के पास है, तीसरा समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट जो दोनों के पास है, यानी कि जिस पर लॉ सेंटर स्टेट दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के लॉ में कोई विवाद होता है तो सेंटर का माना जाएगा। पता है ना आप लोगों को। फिर अब राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ए संघ सूची, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद सी आता है समवर्ती सूची, बिल्कुल सही है। डी आता है राज्य सूची, राज्य सूची में नहीं कर सकता। और मज़े की बात यह है कि पूछा यह है कि किन पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, नहीं पूछा है, तो बड़ा आसानी से आंसर मिल गया। राज्य सूची पे नहीं कर सकता, संघ सूची पे कर सकता है, यस। बी है राज्य सूची और समवर्ती सूची, नहीं, इसमें समवर्ती भी आ गया ना, तो इसको मतलब सी में समवर्ती आ गया, बिल्कुल सही है। तो डी आएगा, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पे अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जो यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि इंटरव्यू के प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए, अगर आप पीटी मेंस क्वालिफाई करके पहुंचे हैं तो अधिकारी ये समझता है कि आपको जानकारी, नॉलेज, किताबी ज्ञान अच्छा है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है वो ये जानने की कोशिश करता है। इंटरव्यू में प्रश्न कैसा बनेगा? इंटरव्यू में प्रश्न ये बनेगा, क्या राष्ट्रपति राज्य सूची के बारे में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यस कर सकता है। वो कंडीशन बताइए कौन सी है, ये सवाल बनेगा इंटरव्यू में। आज हम ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं, तो इसमें तो मैंने बोल दिया कि भी राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है। एक कंडीशन है, वो कंडीशन कौन सी है पढ़ाया भी था, लेकिन मुझे पता है कि मुझे आपको बताना पड़ेगा। वो कंडीशन ये है, अगर अनुच्छेद 352 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के समस्त विषयों पर कानून संसद बना सकती है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो अनुच्छेद 250 में लिखा हुआ है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बना सकती है, और जब जब जिन जिन विषयों पर कानून संसद बना सकती है उन उन विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अर्थात यदि राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगी है तो अनुच्छेद 250 के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बना सकती है, तो अनुच्छेद 250 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। एक कंडीशन है। इंटरव्यू में प्रश्न ऐसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों के रूप के दोनों ही पदों को सुशोभित किया था? तो जी हिदायतुल्लाह साहब थे, ऑप्शन सी आ जाएगा। इसका मैं आपको केस बताऊं तो हुआ क्या था कि राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो अब आपको पता है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर वीवी गिरी, तो वीवी गिरी क्या बन गए? राष्ट्रपति बन जाते हैं हमारे। तो वीवी गिरी राष्ट्रपति बन गए। फिर आपको पता है कि मृत्यु के केस में नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर होना होता है, तो अगले राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर होना था। तो अब वीवी गिरी साहब को राष्ट्रपति पद बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि ना जी, राष्ट्रपति के लिए मैं भी लड़ूंगा। वीवी गिरी साहब चाहते तो वीवी गिरी महोदय राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। आर्टिकल 57, आर्टिकल 58 को अगर हम हवाला दें तो वीवी गिरी महोदय राष्ट्रपति पद पर उपराष्ट्रपति थे, लेकिन जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब वो राष्ट्रपति है ना, तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन वीवी गिरी महोदय ने हमारे देश के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया, उन्होंने दे दिया रिजाइन, त्यागपत्र। जब उन्होंने त्यागपत्र दिया, अब क्या करें भाई? आर्टिकल 70, आर्टिकल 70 संसद को अधिकार देता है कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई नियम या शर्त बनानी है तो संसद बना सकती है। तो संसद 1969 में बैठी और संसद ने बोला यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा राष्ट्रपति। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जो हैं वो राष्ट्रपति बने थे। सवाल ये उठता है
कि राष्ट्रपति अपना रिजाइन उपराष्ट्रपति को देते हैं। जरा मेरी बात को आप ध्यान से समझना कि राष्ट्रपति अपना रिजाइन उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, उनकी मृत्यु हो गई, और वीवी गिरी जो थे वो उपराष्ट्रपति थे, वो उपराष्ट्रपति से प्रमोट होकर राष्ट्रपति पे आ गए। अब वीवी गिरी राष्ट्रपति हैं, बाद में उन्होंने रिजाइन दिया। वीवी गिरी राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वीवी गिरी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन चुके हैं। और वीवी गिरी जब अपना रिजाइन देंगे तो अपना रिजाइन राष्ट्रपति अपना रिजाइन उपराष्ट्रपति को देगा। तो वीवी गिरी राष्ट्रपति हैं, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वीवी गिरी ने अपना रिजाइन किसको दिया होगा, ये कैसे हुआ होगा। अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, नहीं तो फिर मेरे से जरूर पूछें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 30, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी साहब थे। क्वेश्चन यानी कि डी, नीलम संजीवा रेड्डी। इनको इसलिए ये याद रखा जाता है क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई। फिर 79 में डिस्प्यूट हो गया, चौधरी चरण सिंह जी अलग हो गए थे। तो 1979 में इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, जबकि उनके पास सिर्फ 77 एमपी थे, जबकि जो मोरारजी देसाई जी थे उनके पास 236 एमपी थे, 236। तो मतलब इन्होंने बड़ा अजीबोगरीब सा निर्णय लिया था कि 77 जो जिसके पास एमपी का सपोर्ट है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, है ना। तो इसलिए ये फेमस हैं काफ़ी। 31, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो कहाँ के निवासी थे? पहली बात तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के थे? बिहार के थे। 32, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण, सर्वसम्मति मतलब जिनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, नीलम संजीवा रेड्डी साहब थे। 32 का सी। 33, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे। ज्ञानी जैल सिंह ही ऐसे हैं कि जो उपराष्ट्रपति पद पर नहीं गए थे, और ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट वीटो का यूज़ करते हैं, आप सभी को पता है। और ज्ञानी जैल सिंह के तो जो राजीव गांधी सरकार है से बहुत विवाद भी हो गए थे, यहाँ तक तो उन्होंने बोल दिया था कि मैं सरकार को भंग कर दूंगा। तो काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा था इनके समय का टाइम पीरियड। आर्टिकल 30, क्वेश्चन 34, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो ये ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति देगा किसको? लोकसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष को, यानी कि ऑप्शन बी। कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 56 क्लाउज 2 अनुच्छेद 56 खंड 2 में लिखा गया है। जल्द से जल्द देनी होगी। अगर राष्ट्रपति ने रिजाइन दिया है तो उपराष्ट्रपति जल्द से जल्द लोकसभा स्पीकर को बताए। 35, राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि 35 का आ जाएगा सी। देखो इस क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन मैं टेक्निकल लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं इसके फेवर में थोड़ा इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि पद की शपथ ठीक है, गोपनीयता नहीं है भाई। राष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ ऐसा कुछ नहीं होती। गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की ही होती है। 36, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन। आपको पता है राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर, किसी पर भी अगर आप रिमूवल प्रपोजल लेके आते हैं ना तो 14 दिन पहले इन्फॉर्म करो उसको। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। मेरा सवाल पूछा हुआ तो बेकार ही गया, मैंने पूछा था सवाल कि किस देश से ली गई है, तो आपको जवाब मिल गया, अमेरिका, यूएस से। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे? ज्ञानी जैल सिंह। 38 का सी आएगा। ज्ञानी जैल सिंह ऐसे थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के भी महासचिव रहे थे। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के रूप में कितना जमा करना पड़ता है? 15,000। आप सभी को पता है, ऑप्शन डी आरबीआई में जमा होता है। राष्ट्रपति 15,000, उपराष्ट्रपति भी 15,000 ही करते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण नहीं है? देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन करते थे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य, लेकिन हटाएंगे कौन? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। मतलब जो निर्वाचन में तो भाग लेता है परंतु हटाने में भाग नहीं लेता विधानसभा है। विधान परिषद नहीं आएगा भाई। विधान परिषद तो
चुनने में भाग भी नहीं लेती हैं। और सवाल क्या बोल रहा है कि निर्वाचन का भाग है परंतु हटाने में नहीं, तो विधानसभा आएंगी ना इसमें। 41, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? पूर्ण पूर्ण यानी कि एब्सोल्यूट, ठीक है। निलंबित वीटो बिल्कुल है, पॉकेट वीटो बिल्कुल है, उपरोक्त सभी यानी कि चारों के चारों हैं। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? आर्टिकल 74 आप सभी को पता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा, ऐसी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा। मैंने आपको बताया भी था कि मूल संविधान में क्या था, 42वां संविधान संशोधन से क्या संशोधन हुआ और 44वां 44th से क्या संशोधन हुआ। मैं यहाँ अब थोड़ी कम बात करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था, आप लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं। 43, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हो गई थी? तो ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। और 44, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? आर्टिकल 57 मैंने पढ़ाया भी था कि पुनः निर्वाचित कितनी बार भी, नो लिमिटेशन। भारत में कोई लिमिटेशन नहीं है, अमेरिका में लिमिटेशन है 2 बार। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है, भारत में ऐसा नहीं है। 45, अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो नहीं है पूछा ना। पहला, न्यूनतम आयु 35 बिल्कुल सही है, पढ़ाया था मैंने आपको। लाभ के पद पर ना हो, बिल्कुल सही है, पढ़ाया था मैंने आपको। निम्न सदन यानी कि वो जो वहाँ का निम्न सदन है, प्रतिनिधि सभा, उसका सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना जी ना। ये भारत में है, वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नहीं है। अमेरिका का नेचुरल सिटीजन हो, बिल्कुल बताया था मैंने आपको कि अमेरिका का नेचुरल सिटीजन हो या फिर पिछले 14 वर्ष से लगातार अमेरिका में रह रहा हो। तो A, B, D तीनों सही है, लेकिन C नहीं आएगा। 46, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति चुनाव में कोई पद खाली हो तो चुनाव निर्धारित तारीख पर होगा? 11वां संविधान संशोधन 1961 में प्रावधान किया गया, जो आर्टिकल 71 के खंड 4 में है। अनुच्छेद 71 के खंड 4 में प्रावधान किया गया है, यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई पद खाली हो, माना कि कोई लोकसभा राज्यसभा का मेंबर का पद खाली है, तो भी चुनाव होगा, चुनाव किसी वजह से नहीं रुकेगा। 47, अमेरिका के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था? एंड्रयू जॉनसन बिल्कुल लाया गया था, और रिचर्ड निक्सन बिल्कुल लाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप अभी ताज़ा लेके आए हैं कुछ समय पहले, यानी कि डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। और एक और बात ध्यान रखना, एक और थे विलियम क्लिंटन, उन पर भी लाया गया था। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखिए, आज तक किसी भी अमेरिकन राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो कभी पारित नहीं हुआ। महाभियोग लाया गया है, अमेरिका में जो महाभियोग है, इम्पीचमेंट, वो लोअर हाउस लेके आता है, उसके बाद वो पास होकर अपर हाउस में जाएगा। जब अपर हाउस में जाएगा तब अपर हाउस की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है। मैंने बताया था ना कि रिमूवल राष्ट्रपति पर हमने यूएसए से लिया है, लेकिन यूएसए में राष्ट्रपति को हटाने में जुडिशरी का रोल भी है, लेकिन भारत में ऐसा कोई भी रोल नहीं है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 48, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये है जी आर्टिकल 56, 60, 57, 62। अब इस प्रश्न को लेकर ना बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि गलत है, क्वेश्चन गलत है। सवाल समझो पहले, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? किसमें बोला गया है? 56 में बोला गया है। 56 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटा सकते हैं। ये बात जो है ये 56 में कही गई है, अनुच्छेद 56 का खंड 1 उपखंड बी। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया क्या होगी, ये आर्टिकल 61 में है, अनुच्छेद 61 में है। प्रक्रिया 61 में है, महाभियोग से हटेंगे, ये 56 में बोला गया है। किस राष्ट्रपति चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी? डॉक्टर वीवी गिरी यस, जाकिर हुसैन यस, ज्ञानी जैल सिंह यस, ऑप्शन डी आ जाएगा। लेकिन किसी भी चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो शून्य घोषित नहीं किया, लेकिन इन तीनों को चुनौती जरूर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, यदि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चल रही हो तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? भैया यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में प्रश्न ऐसा ही आएगा, आपके कॉन्सेप्ट चेक करेगा वो, और यूपी पीसीएस भी ऐसे ही देता सवाल। मतलब अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चल रही है तो कौन सा कथन सही होगा? पहला, राष्ट्रपति की शक्तियां उपराष्ट्रपति की अधीन आ जाती हैं। मैंने तो नहीं बोला था ऐसा, मैंने तो बोला था जब राष्ट्रपति
का पद खाली हो जाएगा तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन अभी तो महाभियोग प्रक्रिया चल रही है। पॉइंट टू बी नोटेड, महाभियोग प्रक्रिया चल रही है की बात हो रही है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां उपराष्ट्रपति में आ जाएंगी ना जी, गलत है। राष्ट्रपति की शक्तियों में कुछ कटौती हो जाएगी, मैंने कब बोला? मैंने नहीं बोला। हाँ, ऐसा होता है लोकसभा में, अगर स्पीकर के ऊपर रिमूवल आया ना तो स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। बिल्कुल गलत है ये भी, ऑप्शन बी भी। सी, राष्ट्रपति की शक्तियां लोकसभा स्पीकर के अधीन आ जाती हैं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की शक्तियां यथावत बनी रहेंगी, अनचेंज बनी रहेंगी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। प्रक्रिया चल रही है ना अभी, प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो पद खाली हो जाएगा। प्रक्रिया जब चलेगी तब कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां यथावत रहेंगी। 51, अमेरिकी संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा यह संशोधन किया गया कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक बार नहीं हो सकता? तो यह था 22वां संविधान संशोधन 1951, 22nd अमेंडमेंट। राष्ट्रपति की शपथ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत बताना है आपको। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति लोगों के कल्याण की शपथ लेता है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको शपथ पढ़ाई भी तो थी, वहाँ बताया था। राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ लेता है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये तो गलत है। गोपनीयता की शपथ तो मंत्री लेते हैं, राष्ट्रपति की शपथ में गोपनीयता नहीं है। सी, राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है, बिल्कुल सही है। डी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी गलत होगा। एंग्लो इंडियन की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अब इसको लेकर भी बहुत सारे लोग परेशान थे, सर एंग्लो इंडियन तो 331 333 दोनों में है। मैंने कब मना किया? मैंने नहीं मना किया भाई। 331 में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नियुक्त करेगा, 333 राष्ट्रपति 2 राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन विधानसभा में नियुक्त करेगा। 331 333 दोनों हैं, लेकिन ये एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का है। नियुक्ति 331 333 दोनों में है। मैंने पूछा कि एंग्लो इंडियन की परिभाषा किस में होगी? 366 में है, 366 में है, ध्यान रखना। 54, किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को या एक सदन को संबोधित कर सकता है? तो एक सदन या दोनों को संबोधित करेगा, ये आर्टिकल 86 में बोला गया है। अब आप फिर वही बात बोलेंगे कि ये तो आर्टिकल 87 में है। नहीं, राष्ट्रपति एक सदन या दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, ये आर्टिकल 86 में बोला गया है। लेकिन किन परिस्थितियों में करेगा, किन कंडीशंस में करेगा, वो कंडीशंस आर्टिकल 87 में दी गई हैं। तो पॉलिटी पढ़ रहे हो, संविधान पढ़ रहे हो, दिमाग खोल के पढ़ो बातें, एक एक पॉइंट का मतलब है यहाँ पर। 55, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेगा? मतलब साफ है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा उस पर साइन करेगा। 24वां संविधान संशोधन 1971, 24th अमेंडमेंट 1971 में ये प्रोविजन किया गया था। 56, अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग चुनना है। पहला, अध्यादेश कार्यपालिका द्वारा बनाया गया कानून है, बिल्कुल सही है, मैंने बताया था। अध्यादेश सीमित अवधि का कानून है, बिल्कुल सही है, 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट से पास हो जाएगा। अध्यादेश के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि अध्यादेश एक कानून है और कानून को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। यस, अनुच्छेद 13 में बोला गया है, अनुच्छेद 13 है ना, कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। आर्टिकल 57 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम पर संचालित होगी। कौन सा अनुच्छेद है? मतलब मैंने आंसर पहले बता दिया आपको, 77 है। 77 में बोला गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम पर संचालित होगी। 58, राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति के मामले में कौन सा कथन गलत बताना है? गलत है क्षमा के मामले में। पहला, क्षमा एक अनुग्रह है, बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ाया था कि क्षमा एक ग्रेस अनुग्रह है। दूसरा, क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, यही गलत है भाई। न्यायिक पुनरावलोकन बिल्कुल हो सकता है। क्षमादान की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है, बिल्कुल सही है। क्षमा की मांग एक अधिकारिक रूप में नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। यूपीएससी का प्रश्न है, जबरदस्त सवाल, ध्यान रखना। क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। पहला,
यह केवल संघ शक्ति के मामले में क्षमा कर सकता है, बिल्कुल सही है, अमेरिका में यही है। भारत में संघ और राज्य दोनों के मामले में राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। बी, क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, ये गलत है। अमेरिका में क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, भारत में हो सकता है। सी, सैनिक द्वारा न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को माफ कर सकता है, बिल्कुल सही है, अमेरिका भारत दोनों में है। डी, अमेरिका के संविधान में क्षमादान की शक्ति की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही है, स्पष्ट नहीं है, भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 72 में दी गई है, अमेरिका में ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका जो आंसर गलत होगा वो बी होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 60, किस भारतीय अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव पारित किया था 1935? जो फेडरल सिस्टम था भारत में वो अंग्रेज लेके आए थे 1935 में लेके आए थे। ये था हमारा राष्ट्रपति पर पढ़ने के बाद राष्ट्रपति पर जारी की गई वीडियोस, सॉल्यूशन वीडियो। आप सभी को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मुझे इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक हर जगह फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है। आपको जितनी भी सूचना संस्थान की, जितने भी PDF पेपर हैं वो सारे व्हाट्सअप पे ही प्राप्त होंगे। इसके बाद आप और किसकी टेस्ट सीरीज़ इसी प्रकार से चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितना संभव हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा, लेकिन लॉकडाउन के चलते अपना मनोबल नीचे ना गिराइए, अपनी पढ़ाई का जोश कम ना कीजिए, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको भुनाइए। आपको आज पढ़ाई के अलावा कोई भी काम नहीं है, तो पढ़ाई 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 और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।